उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय डबल बेंच के दिनांक 13 अगस्त 2024 के जजमेंट के बाद से एक हफ्ते के अंदर ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में अब तक 2 केस फाइल किया जा चुका है। इसके बारे में तो डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ 69,000 में अब बीएड अभ्यर्थियों को लेकर भी मामले चैलेंज हो रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि 11 अगस्त 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को अपात्र घोषित कर दिया है और इसके बाद से बीएड अभ्यर्थी जो ऑलरेडी अपॉइंट हैं उनको हटा करके मेरिट लिस्ट बनाने के लिए लगातार जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो शिक्षा विभाग को और राज्य सरकार को इसके संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में डिटेल में तो बात करेंगे। साथ ही साथ 69,000 की वर्तमान और भविष्य में क्या स्थिति परिस्थिति हो सकती है इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 69,000 शिक्षक भर्ती में पहला केस जो फाइल किया गया है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, श्री विनय कुमार पांडे जी के द्वारा फाइल किया गया, जिसका डायरी नंबर 38,467 ऑफ 2024 है। इस केस का अगर आप फाइलिंग का टाइम देखेंगे तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए 24 अगस्त 2024 को और शाम के 6:11 पर फाइल किया गया है। ध्यान से देखिएगा इसमें किसको चैलेंज किया गया है। इसमें जो चैलेंज किया गया है जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, यानी कि जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनको चैलेंज किया गया और इनके पिटिशनर के जो एडवोकेट हैं उनका नाम आप ध्यान से देख लीजिए और इनकी टाइमिंग क्या थी, 6:11 शाम को। ठीक है। दूसरा केस जो फाइल किया गया है वो श्री शिवम पांडे जी के द्वारा फाइल किया गया है, जिसका डायरी नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इस केस का टाइमिंग देखिए कि कब ये फाइल किया गया है, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 24 अगस्त 2024 को ही शाम के 6:21 पर, यानी कि 10 मिनट के अंदर ही दोनों केस फाइल किया गया है। और अगर मैं यहाँ पर रिस्पोंडेंट दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रिस्पोंडेंट में भी बिल्कुल सेम को यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है और जो एडवोकेट हैं पिटिशनर के, यानी दोनों जो केस फाइल किया गया है उसके जो एडवोकेट हैं वो कॉमन है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं जैसे कि अर्लियर कोर्ट डिटेल्स में, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये केस किसके अगेंस्ट में फाइल किया गया है। तो आप स्क्रीन पर देखिए हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये जो लखनऊ डबल बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया था इस केस में दिनांक 13 अगस्त 2024 को, उसी को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है जजमेंट चैलेंज, यहाँ पर लिखा गया है यस, यानी 13 अगस्त 2024 का जो जजमेंट था डबल बेंच का, उसी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 केस फाइल किए गए हैं जो कि एक ही कॉमन एडवोकेट के द्वारा फाइल किए गए हैं और टाइमिंग भी लगभग सेम है। यानी कि अगर ये देखिए ये दोनों अगर एक मैटर से होता तो जाहिर सी बात है दोनों को अगर आप कहें कि एक ही केस में वहाँ पर अलग अलग पिटिशनर बनाए जा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर दोनों के केस हो सकता है थोड़ा सा बेसिक्स कुछ अलग हो, कुछ किसी में कुछ पॉइंट को लेकर के चैलेंज किया गया हो, किसी में कुछ पॉइंट को लेकर के चैलेंज किया गया हो, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के 2 अलग अलग केस फाइल किए जा चुके हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे का इस भर्ती का क्या होगा। देखिए राज्य सरकार का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम इस फैसले को डबल बेंच में चैलेंज नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में इस भर्ती को आगे प्रोसीड किया जाएगा। यानी ये तो तय था कि राज्य सरकार भले ही डबल बेंच के फैसले को चैलेंज नहीं करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कुछ निर्देश मांग सकती थी कि जो ऑलरेडी अपॉइंट हैं और इस लिस्ट में नहीं आ रहे हैं उनका क्या करना है, क्योंकि डबल बेंच ने उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ सेशन तक का लाभ देने के लिए बोला था, उसके बाद उनकी नौकरी जा रही थी। तो इसको डायरेक्शन लेने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी। अब डायरेक्टली चूंकि स्टेट गवर्नमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट जाती इसके अगेंस्ट में, तो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन बनता कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दलितों पिछड़ों के खिलाफ में है, और लगातार अगर आप देखेंगे तो यही परसेप्शन इस समय पूरे देश भर में बन रहा है। आरक्षण वाले मामले को लेकर के जो धरना प्रदर्शन हुआ, तो इन सब के बाद से राज्य सरकार भी कदम फूंक फूंक करके रख रही है और वो इंतजार कर रही थी कि कोई ना कोई इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले जाए और उस मैटर में हम इंटरवीन करके अपना पक्ष रख सकते हैं। अब यहाँ पर राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी सहूलियत ये हो गई है कि 2 केस फाइल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट से अपना पक्ष रखने के लिए बोला जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट अब यहाँ पर डायरेक्शन मांग सकती है कि उस पूरे लिस्ट रिविजिट जब किया जाएगा तो उस रिविजिट में जो लिस्ट में नहीं आएंगे उनको कैसे बचाना है, उनके लिए क्या किया जा सकता है, उसके संबंध में कुछ निर्देश दे दीजिए। क्योंकि अगर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से निर्देश लेकर के राज्य सरकार आती है तो कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि राज्य सरकार ये कह देगी कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, तो वहाँ पर विरोध एक तरीके से खत्म हो जाएगा। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का स्टेटमेंट इस तरीके से आया था कि हम डायरेक्टली इसको चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में इस भर्ती को आगे प्रोसीड किया जाएगा।
अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट में आगे जाकर के होगा क्या। देखिए, सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो आरक्षण विसंगति को लेकर के है। अगर एक पॉइंट को आप कंसीडर करेंगे तो लगेगा कि ये आरक्षण में घोटाला है, दूसरे पॉइंट को अगर आप कंसीडर करेंगे तो लगेगा कि नहीं, सब कुछ सही है। अब अगर सिंगल बेंच का आप जजमेंट देखेंगे तो सिंगल बेंच ने ये कहा था कि देखिए, किसी भी भर्ती में चाहे आप कोई भी प्रक्रिया देख लीजिए, आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको दिया जा सकता है, एक बार ही आपको आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले अर्हता क्या होती है, आप यूपी टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है। यूपी टेट में जो अनरिजर्व की क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 90 नंबर होता है, और जो रिजर्व के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 82 नंबर होता है। इसके बाद अगला पड़ाव जो है वो सुपर टेट का है, जिसे आप ATRE के नाम से जानते हैं, यानी कि असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। UR के लिए इसमें 97 नंबर क्वालिफाइंग था, और रिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें 90 नंबर क्वालिफाइंग था। अब जब सिंगल बेंच में ये मैटर गया आरक्षण विसंगति को मामले को लेकर के, तो सिंगल बेंच ने इसको आरक्षण नहीं माना यूपी टेट को या फिर सीटेट को। उन्होंने ये कहा कि ये जो 82 नंबर पर अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं रिजर्व कैटेगरी के इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, ये रिजर्वेशन के तहत नहीं हो रहा है, बल्कि ये रिलैक्सेशन के तहत हो रहा है, यानी उनको छूट दिया गया है, ये आरक्षण का लाभ नहीं है। क्योंकि अगर ये आरक्षण का लाभ होता तो इसके बाद से इनको यहाँ पर छूट नहीं मिल पाती, ठीक है, ATRE में उनको छूट नहीं मिल पाती। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सिंगल बेंच के जजमेंट का मतलब ये था कि अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आप इसको अगर आरक्षण का लाभ मान लेते तो यहाँ पर अगर ये 90 नंबर पर क्वालिफाई हो रहा है तो ये वाले कैंडिडेट को आपको कैटेगरी में रखना पड़ता। लेकिन चूंकि सिंगल बेंच ने इसको आरक्षण नहीं माना, बल्कि इसको सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन माना, तो रिलैक्सेशन होने की वजह से यानी कि यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। अब सिंगल बेंच ने ये कहा कि ये जो है, जो ATRE है, सुपर टेट की परीक्षा है, इसमें चूंकि 90 नंबर पर इनको रिलैक्सेशन दिया गया, ये रिलैक्सेशन नहीं माना, बल्कि इसको सिंगल बेंच ने आरक्षण माना। जब आरक्षण इसको मान लिया, यानी आरक्षण का लाभ आप एक ही बार दे सकते हैं। जब यहाँ पर कैंडिडेट ने रिजर्व कैटेगरी का लाभ ले लिया, इसका मतलब ये है कि ये अपनी ही कैटेगरी में केवल जा सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कैंडिडेट जो कि 90 नंबर से लेकर के और 96 नंबर के बीच में थे, यानी कि इस दायरे में जो थे 90 से 96 के बीच में, क्योंकि इसमें आएंगे तो वो अनरिजर्व में काउंट होने लगते हैं, तो 90 से लेकर के 96 के बीच में जितने भी नंबर थे उनको सिंगल बेंच के, यानी माननीय हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के द्वारा ये जजमेंट दिया गया कि इनको उनकी ही कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी OBC में रखा जाएगा, SC में रखा जाएगा और ST में रखा जाएगा। लेकिन इनके इस जजमेंट को डबल बेंच ने पलट दिया। डबल बेंच ने ये कहा कि ATRE में जो 90 नंबर पर कैंडिडेट क्वालिफाई होकर के आ रहा है वो आरक्षण नहीं है, बल्कि वो रिलैक्सेशन है। वो रिलैक्सेशन है जिस प्रकार से सिंगल बेंच ने टेट में इंटरप्रेट किया था। जब इसको रिलैक्सेशन करार दे दिया डबल बेंच के द्वारा, तो यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो 90 नंबर भी क्वालिफाई kiye हैं, 90 नंबर पर भी क्वालिफाई किए हैं, वो आरक्षण का लाभ अभी भी उनको नहीं मिला। पहला स्टेज ये था, दूसरा स्टेज ये था। पहले स्टेज पर भी इनको रिलैक्सेशन माना गया, दूसरे स्टेज पर डबल बेंच ने इनको रिलैक्सेशन मान लिया, यानी आरक्षण का लाभ अभी तक इस लेवल तक OBC SC ST कैटेगरी को नहीं मिला है। तो जब यहाँ पर 90 नंबर पा करके वो रिलैक्सेशन का लाभ ले रहा है, आरक्षण का लाभ नहीं ले रहा है, यानी आरक्षण का लाभ अब अगले चरण में जाएगा। इसके बाद अगला चरण कौन सा था, आपने टेट में सम्मिलित हो गए, आप ATRE में सम्मिलित हो गए, अगला चरण जो था वो फाइनल मेरिट का था। फाइनल मेरिट में ये था कि आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग के 10-10% मार्क्स जोड़े जाएंगे, यानी कि 40% आपका एकेडमिक और 60% जो आपका ATRE है उसका जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। अब चूंकि ध्यान से सुनिएगा, अब चूंकि जब फाइनल मेरिट बनेगा तो यहाँ पर हमें आरक्षण का लाभ देना है, यानी कि जो 100% सीटें होती हैं, 100% सीटों में 50% सीटें जो हैं वो ओपन सीटें हैं, अनरिजर्व की सीटें। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस भर्ती में आपको EWS का लाभ नहीं दिया गया था, तो EWS का इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 50% सीटें जो हैं वो ओपन सीटें हैं। तो जब फाइनल मेरिट बनाया गया तो ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट बनाई गई 69,000 में, जो कि इसका 50% पहले सीटों को देखा गया, तो उसमें जो टॉप के 50% कैंडिडेट थे उसको इसमें डालना है अब जब नई लिस्ट बनेगी, क्योंकि डबल बेंच ने ये कहा है कि ATRE जो है वो रिलैक्सेशन है, ना कि आरक्षण है। इससे पहले राज्य सरकार ने जो लिस्ट बनाई थी, इन कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी में डाला था और सिंगल बेंच ने भी इस पर मुहर लगाया था, जिसे डबल बेंच ने पलट दिया और डबल बेंच ने ये कहा कि चूंकि ये रिलैक्सेशन है इसलिए इसे आरक्षण ना माना जाए और फाइनल मेरिट में आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो सीधे तौर पर 69,000 में जितनी भी आधी सीटें होंगी उसमें कैंडिडेट अपने फाइनल मेरिट के रैंक के हिसाब से ऊपर जाएंगे। अब जो पहला, अगर आपको याद हो, 67.11 गया था अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ, तो यानी कि
67.11 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट होंगे, चाहे वो ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओपन से हो, वो सारे किस में चले जाएंगे, अनरिजर्व में चले जाएंगे, यानी ओपन सीट पर चले जाएंगे। और इसके बाद के जितने कैंडिडेट होंगे उसके बाद कैटेगरी का लाभ देते हुए 27% आपको ओबीसी में देना है, 21% आपको एससी में देना है और 2% आपको एसटी में देना है। तो उसके बाद से इस प्रकार से सीटों का बंटवारा होगा और इस सीटों के हिसाब से जितने कैंडिडेट इसमें आएंगे उसका चयन होगा। तो ये डबल बेंच का फैसला है और इसी डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि जो टेट में इनको रिलैक्सेशन दिया गया और डबल बेंच ने जो एटीआर में रिलैक्सेशन माना है, ये वाकई में रिलैक्सेशन माना जाए या फिर इसको आरक्षण माना जाए। अगर इसको रिलैक्सेशन ना मान करके आरक्षण मानती है, ध्यान से सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको रिलैक्सेशन ना मान करके आरक्षण मानती है, यानी कि सिंगल बेंच का जजमेंट बहाल हो जाएगा और उसके बाद से ऐसे कैंडिडेट जो 90 से 96 के बीच में पाए होंगे वो अपने ही कैटेगरी में जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको आरक्षण मान लेती है। क्योंकि आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ एक बार दिया जा सकता है किसी भी एक भर्ती प्रक्रिया में, और इससे पहले टेट में जो रिलैक्सेशन दिया गया, एटीआर में रिलैक्सेशन दिया गया, एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, ये सारी चीज़ों को रिलैक्सेशन मानती है कोर्ट, ना कि आरक्षण मानती है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि जो आरक्षण का लाभ लगाना है वो किस लेवल पर लगाना है, टेट लेवल पर, एटीआरई लेवल पर या फिर फाइनल मेरिट लेवल पर। अगर फाइनल मेरिट लेवल पर लगता है तो जो डबल बेंच का जजमेंट है वो लागू होगा, और अगर एटीआरई लेवल पर लागू होता है तो जो सिंगल बेंच का जजमेंट था वो प्रभावी हो जाएगा। टेट पर लगने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि टेट को बहुत सारे मैटर में बहुत सारे राज्यों के हाईकोर्ट ने ऑलरेडी इसको रिलैक्सेशन माना है, तो टेट में तो लगने की संभावना कम है, इन्हीं दोनों में लगने की संभावना है। और अगर एटीआरई पर लगता है तो 90 से 96 वाले अपने कैटेगरी में जाएंगे, और अगर फाइनल मेरिट पर लगता है तो 90 से 96 वाले भी अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे, जिसकी वजह से ओबीसी, एससी, एसटी में सीटों की संख्या बढ़ेगी और ओपन में जो जनरल कैंडिडेट के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनकी सीटों की संख्या घटेगी। तो ये पूरा मामला है। कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अब उनको बस एक पॉइंट पर इस पूरे मामले पर सुनना है कि ये जो आरक्षण का लाभ है वो किस लेवल पर दिया जाए, एटीआरई लेवल पर या फिर फाइनल मेरिट लेवल पर। यहां तक चीजें तस्वीर साफ हो गई। अब देखिए, ये तो तय था पहले से कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाए के बिना ये मैटर सॉल्व होने वाला था ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें उलझ गई हैं और जिस प्रकार से नई सीटों को जोड़ने की नौबत आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब यहाँ पर राज्य सरकार जो है वो डायरेक्शन मान सकती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि जो अपॉइंट होने के बाद से लिस्ट में नहीं आएंगे उनको कैसे बचाना है। तो जाहिर सी बात है अगर राज्य सरकार अपने तरफ से पद जोड़ती तो फ्रेश कैंडिडेट उसको चैलेंज कर देते। अब फ्रेश कैंडिडेट भी यहाँ पर इंटरवीन करके अगर अपना पक्ष रखते हैं तो निश्चित तौर पर, अगर आपको याद हो 2017 में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था, उस समय जो भी फ्रेश कैंडिडेट इंटरवीन करके अपना पक्ष रखे थे कि आप 1,37,000, ध्यान से सुनिए, 1,37,000 पदों पर बिना एडवर्टाइज किए कैसे आप इतने बड़े पदों को भर सकते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप 1,37,000 को बिना एडवर्टाइज किए नहीं भर सकते। देखिए वहां पर 2-3 केस थे। एक तो शिक्षा मित्र सारी एलिजिबिलिटी नहीं रखते थे, लेकिन यह भी कहना गलत होगा कि सारे शिक्षा मित्र एलिजिबल नहीं थे, यह कहना गलत है, क्योंकि उसमें बहुत सारे शिक्षा मित्र थे जो उस समय शिक्षक बनने की सारी पात्रता रखते थे, यानी कि टेट भी वो क्वालिफाई थे, उनका ट्रेनिंग भी कंप्लीट था। पहले भर्तियां मेरिट के बेस पर होती थी। 68,500 से यहां पर परीक्षा, सुपर टेट की परीक्षा होना शुरू हुई है। उससे पहले जितनी भी भर्तियां होती थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेस पर होती थी। तो मान लीजिए कि 1,37,000 में से अगर 40,000, 50,000 भी अगर टेट क्वालिफाई हैं और उनका दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि उनको ट्रेनिंग कंप्लीट कराई गई थी, तो वो ऑलरेडी ट्रेंड थे और साथ ही साथ उनका ऑलरेडी टेट क्वालिफाई था। लेकिन इस पर ज़्यादा जोर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए दिया कि चूंकि इतने बड़े पद पर आप डायरेक्टली समायोजन नहीं कर सकते बिना पद एडवर्टाइज किए हुए। अब जब जो परिस्थितियां बन रही है, 6800 की लिस्ट तो डायरेक्टली राज्य सरकार ने जारी की थी, यानी इतना तो कम से कम आरक्षण विसंगति हुई होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा भी होती है, मान लीजिए हम लोग एक मोटा मोटी आंकड़ा 10,000 मान करके चलते हैं, तो 10,000 पद जोड़ने की जैसी नौबत आएगी, और 10,000 पद जोड़ने का मतलब कि आप अनरिजर्व के 10,000 पदों को बचा रहे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हीं को तो बचाने के लिए 10,000 पद जोड़े जा रहे हैं। तो जो 10,000 जनरल कैंडिडेट के बच्चे होंगे जो कि ऑलरेडी अपॉइंट होंगे, चूंकि वो सीटों का जो आरक्षण वाइज वितरण है वो उसको फिर से डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि ये 10,000 पद क्यों जोड़ना पड़ा है, क्योंकि 69,000 भर्ती ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें आरक्षण विसंगति थी। अब जब आप इन बच्चों को बचाने के लिए 10,000 कर रहे हैं, तो इन 10,000 में केवल और केवल जनरल कैंडिडेट है जो कि ऑलरेडी अपॉइंट है, तो इनको अगर रोकते हैं तो 69,000 का पूरा आरक्षण का पूरा बैलेंस जो है वो फिर बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये जो 10,000 सीटें आप जोड़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये 10,000 सीटें जो आप बचा रहे हैं, रख रहे हैं, क्योंकि ये तो एक तरीके से लिस्ट में अगर नहीं है तो ये एलिजिबल नहीं होंगे, और एलिजिबल नहीं होंगे तो ये 10,000 ओबीसी
और SC ST की ये सीटें थीं, तो अब अगर ये 10,000 अलग से उनको बचाने के लिए रखना पड़ रहा है उन बच्चों को, तो ये जनरल के कैंडिडेट हैं, और जनरल के कैंडिडेट हैं यानी 50% रिजर्वेशन को केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी आपने 10,000 सीट केवल और केवल एक तबके को दे दिया जो कि जनरल कैंडिडेट थे, जो कि अनरिजर्व कैंडिडेट थे। तो आपको आरक्षण को फिर से बैलेंस करने के लिए फिर से आपको 50% जो इसमें SC ST OBC का जो है आपका 27%, 21% और 2% मिलाकर के 50%, वो फिर से आपको देना पड़ेगा। यानी 10,000 पद जोड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको 10,000 और पद जोड़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि लगभग ये 20,000 का पूरा मामला पहुंच जाएगा। अगर 10,000 पद जोड़ने की नौबत आती है तो आपको डबल जोड़ना पड़ेगा आरक्षण को फिर से रीबैलेंस करने के लिए। और इतने बड़े पदों पर डायरेक्टली समायोजन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी एक बार सोचेगी, अगर फ्रेश कैंडिडेट इस मामले को इंटरवीन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं, क्योंकि इसी प्रकार का मामला शिक्षा मित्रों के समायोजन में हो चुका है। और यहां पर भी इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी कि आप इतने बड़े संख्या में पदों को नहीं डायरेक्टली जोड़ सकते, और वो भी तब जब हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार अपना हलफनामा दे चुकी है। हाईकोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया कि ये भर्ती ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है सीट वाइज। तो आप एक भी नया पद नहीं जोड़ सकते बिना एडवर्टाइज किए हुए। और ये मामला फंसना जरूरी भी है, क्योंकि पिछले 6 साल से अगर आप देखेंगे तो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। राज्य सरकार पहले कहती थी कि हमारे भर्ती के मामले कोर्ट में फंसे हुए, इसलिए हम भर्ती पर विचार नहीं कर पा रहे हैं। अरे ये भर्ती मान लीजिए आगे 20 साल तक फंसी रहेगी तो क्या आप भर्ती देंगे ही नहीं? फिर आप ट्रेनिंग क्यों करा रहे हैं? BEd DLEd में एडमिशन क्यों करा रहे हैं हर साल? ये निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ भर्ती ना देने का बहाना मात्र है। कभी भी हाईकोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप भर्ती मत करिए। इससे पहले भी राज्य सरकारों में मामले कोर्ट में चलते रहते थे, लेकिन भर्ती तो होती थी। अगर आप 72,825 का मामला देखेंगे जो 2011-12 का मामला था, जो कि आज तक मामले कोर्ट में चलते रहते हैं, लेकिन 68,500 और 69,000 की भर्ती आई ना, भले ही सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से। तो कभी भी हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट नए पदों को भरने पर रोक नहीं लगाती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना मात्र है कि मामले कोर्ट में इस वजह से हम भर्ती नहीं दे रहे हैं। जितने पद हैं उतने ही मामले को तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट निस्तारित करेगी, उससे ज़्यादा पद तो देना नहीं है। तो आप जो पद बचे हैं उसको विज्ञापित कर सकते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से समझ सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर शिक्षा मित्रों का जब समायोजन रद्द किया था, तो वहाँ पर जो कैंडिडेट थे उनके फेवर में फैसला ये दिया गया कि चूंकि वो ओवर एज हो चुके थे, इसी प्रकार से 69,000 में भी जो ऑलरेडी अपॉइंट है वो ओवर एज हो चुके होंगे। इसके अलावा उनके द्वारा ये दलील दी गई थी कि इस एज में हमारे लिए पढ़ पाना बहुत मुश्किल है और हमारे पास पहले ही इतने सालों का अनुभव है पढ़ाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा कि एक तो आप इनको एज में रिलैक्सेशन दे दीजिए, दूसरा उन्होंने ये कहा कि इनके प्रति वर्ष अनुभव के आधार पर आप इनको 2.5 अंक का भारांक दीजिए। 2.5 अंक का भारांक दीजिए जो कि फाइनल मेरिट में जाकर के जुड़ेगा। 2.5 अंक का भारांक, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2.5 अंक का जो भारांक है वो फाइनल मेरिट में जाकर के जुड़ेगा। अब फाइनल मेरिट में जब जाकर के जुड़ेगा तो यही मैटर अगर इस बार भी होता है तो ऐसे कैंडिडेट जो लिस्ट से बाहर हो रहे हैं उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन और कुछ अंक का भारांक उनके अनुभव के आधार पर दिया जा सकता है। देखिए, जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में था तब BEd और DLEd कैंडिडेट के द्वारा इस 2.5 अंक के मैटर को भी चैलेंज किया गया था और उनको ये कहा गया था, मतलब कोर्ट में ये उनके द्वारा पक्ष रखा गया था कि ये जो 2.5 अंक का भारांक है आप फाइनल मेरिट में मत जोड़िए, बल्कि जो सुपर टेट या फिर ATRE के मार्क हैं उनमें जोड़िए। क्योंकि सुपर टेट का जो मार्क है, जैसे मान लीजिए आपका 150 का सुपर टेट का एग्जाम होता है, इसमें कोई कैंडिडेट मान लीजिए 90 नंबर पाता है तो 90 नंबर 150 का पहले निकालेंगे तो ये आएगा आपका 60% और फिर इसका 60% निकालेंगे। क्यों 60% निकालेंगे? क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि 60% इसलिए निकालना है क्योंकि जो सुपर टेट है उसका 60% मार्क्स जोड़ा जाता है, तो इसका नंबर कितना आ जाएगा? 36 नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 नंबर। अब ये 36 नंबर आपका सुपर टेट का गुणांक हो गया। जब 2.5 अंक का भारांक दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने केवल भारांक देने की बात कही थी। स्टेट गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम 2.5 अंक का प्रत्येक वर्ष के अनुभव के आधार पर भारांक देंगे। तो ये भारांक जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो उन्होंने ये कहा कि ये जो टेट के मार्क्स हैं इसी में आप जोड़ करके दीजिए। यानी कि मान लीजिए 10 साल का अनुभव है तो 25 नंबर आप इसमें जोड़ दीजिए, यानी 36 + 25 कर दीजिए और इसके बाद से इसका एक तरीके से फाइनल मेरिट बनाइएगा। लेकिन राज्य सरकार ने यह कहा कि हम फाइनल मेरिट में जोड़ेंगे और इस मामले को जब चैलेंज किया गया तो यही बात उठी थी कि जो भारांक का अंक है वो कहां पर जुड़ना चाहिए। तो ये मैटर आया कि भारांक का जो अंक है वो फाइनल मेरिट में जुड़ना चाहिए, क्योंकि फाइनल मेरिट ही एक तरीके से
सब कुछ डिसाइड कर रही है। और अगर फाइनल मेरिट को ही सुप्रीम कोर्ट पहले ही सब कुछ मान चुकी है तो एटीआरई में जो आरक्षण का लाभ है वहां पर मिल पाना कहीं ना कहीं मुश्किल संभावना दिखेगी। तो ये सारे मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट अब अपने नज़रिए से देखेगी, क्योंकि ये मैटर पर ऑलरेडी सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार, सिंगल बेंच, डबल बेंच ने सारे ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये भर्ती ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो पद जोड़ना वैसे ही मुश्किल है, इसके अलावा आरक्षण का लाभ किस लेवल पर दिया जाए ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी और इस मामले पर ऑलरेडी बहस हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कॉन्क्लूड करना बाकी है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हैं। और निश्चित तौर पर जो फ्रेश डीएलएड बीएड कैंडिडेट हैं वो इस मैटर में भी इंटरवीन कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 साल से भर्ती ना आना कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में भीड़ खड़ी है जो कि नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। और अगर 20,000 पद जोड़ने पड़ते हैं तो बहुत बड़ा एक तरीके से नंबर होता है, जिसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी शायद ना अलाउ करे बिना एडवर्टाइज किए हुए इतने बड़े पदों पर समायोजन करने के संदर्भ में, क्योंकि ये समायोजन सिर्फ उनका मैटर नहीं है। उसके बाद ऐसे भी कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में जाने लगेंगे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 1,46,060 कैंडिडेट जो है वो इस शिक्षक भर्ती में क्वालिफाई किए थे 90 और 97 के हिसाब से। फिर ये कैंडिडेट भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बोलेंगे जब समायोजन हो ही रहा है तो हमें भी समायोजित कर दीजिए। राज्य सरकार इतने पद कहाँ से लाएगी, क्योंकि राज्य सरकार वैसे ही विधानसभा में बोल चुकी है कि हमारे पास 85,000 पद खाली तो हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को मिलाकर के जो छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होता है उससे भी नीचे है, यानी मानक से भी नीचे, यानी टीचर सरप्लस में है। तो इतने ज़्यादा पद जो यहाँ पर खाली बताए जाते हैं उसको भरने के लिए राज्य सरकार तय नहीं है। तो इतने ज़्यादा पद वो 1,46,000 में से मान लीजिए 69,000 हटा भी दीजिए तो भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 70,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। मतलब कि ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 69,000 में एक तरीके से क्वालिफाई किए हुए हैं। तो अगर ये मांग लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि हमें भी समायोजित करिए जब आप इन बच्चों को समायोजित कर रहे हैं, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं? नहीं पॉसिबल है। निश्चित तौर पर नई शिक्षक भर्ती एक विकल्प हो सकता है जिसमें उन कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं उनको उनके एक तरीके से अनुभव के आधार पर अतिरिक्त भारांक दिया जा सकता है, साथ ही साथ एज में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है और कुछ और उनको छूट देकर के नई शिक्षक भर्ती के रास्ते बीच में तलाशे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक और मुद्दा यहाँ पर छूट रहा है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बीएड वाले कैंडिडेट जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं इस शिक्षक भर्ती में उनको हटा करके मेरिट बनाने की बात कही जा रही है। देखिए, अगर आपको याद हो तो 11 अगस्त 2023 वाला जो जजमेंट है उसमें श्री राजवसु आर्या जी के द्वारा एक केस फाइल किया गया था। उसमें ये डायरेक्शन दिया गया कि इस मैटर में भी 11 अगस्त के जजमेंट को अलाउ किया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 11 अगस्त का जो जजमेंट है, ध्यान से सुनिए, 11 अगस्त का जो जजमेंट है उसमें ही ये बातें मेंशन की गई हैं कि जब भी कोई हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा जब तक उसे इलीगल घोषित नहीं किया गया तब तक उसका लीगल पोजीशन बना हुआ था। 69,000 की शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट जारी होता है दिसंबर 2018 में। ध्यान से सुनिएगा, दिसंबर 2018 में। दिसंबर 2018 में जब एडवर्टाइज किया गया उसके बाद से इसकी परीक्षा 7 जनवरी 2019 को होती है, 6 जनवरी 2019 को और 7 जनवरी को इसका क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पर जब ये मैटर हाई कोर्ट में गया, पहले सिंगल बेंच में, फिर डबल बेंच में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट तक कभी भी 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया। माननीय पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें साफ तौर पर यह मेंशन किया गया कि जो रामशरण मौर्य वाला केस था उसमें 28 जून 2018 के गजट को चैलेंज नहीं किया गया था, जबकि अन्य राज्यों में या फिर जो अगर आप जोधपुर हाईकोर्ट का मैटर देखेंगे तो उसमें जो 28 जून का गजट था उसको चैलेंज किया गया था। और उत्तर प्रदेश में क्या चैलेंज हुआ था इसको ध्यान से सुनिएगा। जब यहाँ पर बीएड को शामिल किया गया उसके बाद से अध्यापक सेवा नियमावली 1981 जो है उसमें जा करके बाद में संशोधन किया गया जब परीक्षा संपन्न हो जाती है। तो इस संशोधन को चैलेंज किया गया था उत्तर प्रदेश में, जिसको हाई कोर्ट में और उसके बाद से डबल बेंच ने ये मोहर लगाया ये कहते हुए कि बीएड यहाँ पर राइटली अलाउ है, क्योंकि आपने गजट को चैलेंज नहीं किया था, सिर्फ संशोधन को चैलेंज किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो संशोधन किया गया 1981 में वो राज्य सरकार बाउंड थी करने के लिए, क्योंकि जो गजट नोटिफिकेशन होता है वो बाइंडिंग नेचर का होता है सभी राज्यों पर, क्योंकि इसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यानी एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वो सभी को दिशा निर्देश दे सकती है। और उनके द्वारा चूंकि गजट लाया गया था जिसको सभी राज्य मानने के लिए बाउंड थे, तो भले ही इन्होंने अपना संशोधन बाद में जाकर किया लेकिन वो संशोधन करना अनिवार्य था और इसको राइटली अलाउ किया बीएड को। तो यहां पर जो बीएड की चयन सूची बनी है 69,000 में, ध्यान से सुनिएगा, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर बनी है, जो कि श्री रामशरण मौर्य वाले केस में था। तो यहां पर जब भी मैटर हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जाएंगे तो ये जो श्री रामशरण मौर्य वाला केस था वो 69,000 में उन चयनित बीएड के लिए प्रोटेक्ट
प्रोटेक्शन का काम करेगा और कहीं ना कहीं उनको बचाने का काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है, क्योंकि उस समय तक इसको इस प्रकार से चैलेंज नहीं किया गया था, सिर्फ और सिर्फ संशोधन को चैलेंज किया गया था। अब 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में उस मैटर पर लिखा हुआ है कि आप इसको फॉलो करिए, लेकिन आप को यह भी ध्यान देना है कि इससे पहले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 2020 के जजमेंट में श्री राम शरण मौर्य वाले में बीएड को राइटली अलाउ कर दिया है। तो यहाँ पर बीएड को लेकर के बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं बनने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि 11 अगस्त 2023 के बाद से ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है बीएड की। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि ये जो ज्वाइनिंग होगी रिविजिट होने के बाद से, क्या ये फ्रेश ज्वाइनिंग है? नहीं, ये फ्रेश ज्वाइनिंग नहीं है। अगर आप कहीं भी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखेंगे तो अगर मैटर में फिर से लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ती है तो जो ऑलरेडी अपॉइंट है, जैसे 2020 में इनको नियुक्ति मिली थी बीएड वाले और डीएलएड वाले को 69,000 में, तो आप ये सोचेंगे कि 2024 में जाकर के इनको फिर से नई लिस्ट के साथ ज्वाइनिंग मिलेगी तो क्या इनका नया ज्वाइनिंग माना जाएगा? नहीं, इनका एक्सपीरियंस 2020 से ही चल रहा है। वरिष्ठता सूची में अगर आप देखेंगे तो इनका 2020 से ही ज्वाइनिंग माना जाएगा, यानी ये फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं है बल्कि 2020 की रिक्रूटमेंट है। और 2020 के रिक्रूटमेंट के हिसाब से बीएड उत्तर प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये राइटली अलाउड है, यानी वो एलिजिबल है। तो लिस्ट केवल नहीं बन रही है, ज्वाइनिंग इनका ऑलरेडी हो चुका है। अब जो नए लिस्ट में आएंगे उनको लेकर के आपके मन में सवाल आएगा कि मान लीजिए जो नया लिस्ट बना उनकी तो फ्रेश ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी समानता का अधिकार रखते हैं। अब एक ही एडवर्टीजमेंट में अगर बीएड को राइटली अलाउ किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो फिर एक को अगर राइटली अलाउ किया गया तो उसी एडवर्टीजमेंट में जो कि सरकार की गलतियों की वजह से या फिर गलत लिस्ट की वजह से अगर नहीं चयनित हो पाए तो आर्टिकल 14 का लाभ उनको भी मिलेगा और वो भी चयन सूची में शामिल जरूर होंगे। और ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे सकती है जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ों को लेकर के आपको ये भी ध्यान रखना है कि श्री राम शरण का मौर्य वाला जो केस है वो बीएड को राइटली अलाउ करता है और वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा बीएड को इस सूची में, और इस सूची से बीएड को बाहर निकालने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट सामने खड़ा जरूर रहेगा। दोस्तों ये पूरा मैटर था। आपको क्या कुछ इस मैटर से लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।